Unit 6, Lesson number 3, Growth and Development of Agriculture, Industry and Foreign Trade, 1947-90. In this chapter, we will analyze the growth and development that took place in the fields of agriculture, industry and foreign trade during the early phase up to 1990 in Indian planning. So firstly, we take agriculture development. In agriculture development, your first point is importance of agriculture. क्या इम्पोर्टेंस है हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर की? तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है वो है आपका कि मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, नियर अबाउट 72 to 75% पीपल जो है हमारी पॉपुलेशन का, वो एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है, मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. तो हमारा जो मेन पावर है, हमारा जो पॉपुलेशन है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा किस पर डिपेंड करता है? एग्रीकल्चर. तो इसीलिए मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, उनके जीने का एकमात्र साधन है एग्रीकल्चर. तो हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है. इसके बाद है आपका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. जब आप खुद सोचो कि हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है, तो जीडीपी में हिस्सा भी होगा. तो अ मेजर पोर्शन ऑफ जीडीपी इन इंडिया कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, 51.3% ऑफ नेशनल इनकम इन 1950-51. ओके. और मैं अब की बात करूं 2016 की, ये लास्ट डाटा है जो हमारे पास अवेलेबल है 2016. देखिए 1950-51 में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था हमारे जीडीपी के अंदर, नेशनल इनकम के अंदर, तो वो था हमारा 51.3%. नाउ डेज इट इज़ रिड्यूस्ड. ओके. तो हमारा जीडीपी का नेशनल इनकम का जो हिस्सा है वो केवल 17% है ना. तो एट प्रेजेंट 2016 द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज़ जस्ट 17%. ये कम हुआ है. तो हमें प्रोडक्शन को और इम्प्रूव करने की यहाँ पर ज़रूरत है. फिर है आपका और इम्प्रूवमेंट. तो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कोई भी सामान आएगा तो वो तो प्राइमरी सेक्टर से ही आएगा ना. जब तक कुछ निकलेगा ही नहीं धरती में से, तब तक हम प्रिपेयर किसे करेंगे? तो मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी हम सेकेंडरी सेक्टर के अंदर काम करते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कहाँ से मिलता है? हमको एग्रीकल्चर से मिलता है. चाहे जूट, कॉटन, गन्ना, कुछ भी कह लीजिए आप, हमको कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है. तो मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल का एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सोर्स है. फिर है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड. हमारे यहाँ पर उपजी हुई बहुत सारी चीज़ें जो उसका क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट किया जाता है. आप खुद ही देख लीजिए, टी जो है हमारे यहाँ कितनी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट की जाती है. टी के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया नंबर 1 पर है, और अगर कंजप्शन के मामले में भी देखें तो वो नंबर 1 पर है. और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केवल इंडिया में अवेलेबल है और इंडिया उसका एक्सपोर्ट करता है. तो फॉरेन ट्रेड का बहुत बड़ा इसमें हाथ रहे, मतलब एग्रीकल्चर का फॉरेन ट्रेड के अंदर हमारा बहुत बड़ा योगदान है. उसके बाद आता है आपका सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स. ऑब्वियसली फूड ग्रेन्स कहाँ से आएंगे? एग्रीकल्चर से ही तो आएंगे. तो हमारा जो फूड ग्रेन है उसे कौन सप्लाई कर रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है. तो फूड ग्रेन की सप्लाई में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है. इम्पोर्टेंस इन ट्रेड एंड सर्विसेज. अ मेजर पार्ट ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज इन द कंट्री इज सपोर्टेड बाय एग्रीकल्चर. Many services like transport, banking, storage, etc. are depend on agriculture. क्योंकि एग्रीकल्चर है तभी तो आप उसको स्टोर कर रहे हो, वरना ज़रूरत ही नहीं है. आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो स्टोर किसे करोगे? आप प्रोडक्शन कर रहे हो इसलिए आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. आप उगा रहे हो, कुछ ग्रो कर रहे हो, इसलिए आपको पैसा चाहिए, तो आपको बैंकिंग फैसिलिटीज़ चाहिए. तो सारे जो सर्विस सेक्टर है वो भी हमारे एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं. उसके बाद आता है हमारा फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. तो देयर आर 8 फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है ना. द मेन फीचर क्या कह रहा है? द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन
इंडियन एग्रीकल्चर। मुझे इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बचपन से सुनते आ रहे हो कि किस तरह से डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इसके अंदर भरा पड़ा है ना। मतलब एक ही फील्ड पे बहुत सारे लोग लग जाएंगे लेकिन ज़रूरत नहीं होगी, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। मतलब जहाँ 2 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 5 लोग लगे हुए हैं, ज़रूरत ही नहीं, प्रोडक्शन तो उतना ही होगा ना। तो ये क्या कह रहा है, क्या फीचर है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का? तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में लोग तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन हम लोग आज भी क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, इसके कारण हमारा जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। उसके बाद आता है आपका मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्रॉप्स। Indian producers various kind of crops. It has become possible because of a large variation in climate and soil condition in various parts of the country. However, a notable aspect of these multiplicity of crops in the predominance of food crops, which covers nearly 70% of the land under cultivation. हमारे यहाँ बहुत सारे तरह की अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ नेचुरल क्लाइमेट जो है वो बहुत ही डिफरेंट मिलेगा, सॉइल है वो हर जगह पर हमें क्या मिलेगी, अलग मिलेगी। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे को बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की क्रॉप्स यहाँ पर मिलती है। बहुत अच्छा फीचर है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का। उसके बाद हम बात करेंगे लैंड सिस्टम। तो ह्यूज एरियाज आर कल्टिवेटेड बाय द tenant who are not the actual owners of land, but the bulk of the revenue is appropriated by the owners. Tenants often get the bare minimum. Little or no surplus is left with the tenants. Okay, ये लैंड सिस्टम क्या ज़मींदारी सिस्टम है। लोगों के पास ज़मीन होती है, कुछ लोगों के पास ज़मीन होती है और कुछ लोग वहाँ पर काम करते हैं, उनके हाथ में तो उनकी मजदूरी आती है, बाकियों के हाथ में सारा पैसा जाता है। तो यहाँ लैंड का जो लैंड सिस्टम है वो ज़मींदारी सिस्टम हमेशा रहा है। मतलब ऑनर कोई और होता है लेकिन उस पर खेती कोई और करता है। तो ये फीचर है हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के। फिर आपका प्रीडोमिनेंस ऑफ स्मॉल फार्मर्स। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन द कंट्री। अबाउट 80% ऑफ द ऑपरेशनल holding in the country are small and marginal. Okay, holding of less than 2 hectare, कितना 2 hectare, मतलब होल्डिंग कितना 2 hectare जो है उससे नीचे वाले। तो मोर एवर रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन इज लीडिंग टू सब डिवीज़न ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग इन द कंट्री। एज अ रिजल्ट फार्मर कल्टिवेट टाइनी पीसेज ऑफ लैंड। ऑब्वियसली जितने आपने सुना होगा जितने बेटे हैं उतने बंटवारे होंगे। तो अब जैसे एक बहुत बड़ी लैंड थी, उसके 5 बेटे थे, तो 5 बेटों में बट गई, तो लैंड का जो पीस है वो कितना छोटा हो गया। अब वो उगाएगा तो छोटे पीस में, एक तो बड़े एरिया में अपन कल्टिवेट करते हैं, अब उसको बांट दिया हमने, तो क्या होगा, बीच वाली जगह जो बटी है वहाँ पर तो एग्रीकल्चर हुआ ही नहीं ना, वो तो वेस्ट गई, सब ने अपने अपने रास्ते निकाल ले, तो वो जगह छोटी हो गई। तो बढ़ते जो हमारा एक बहुत बड़ा एरिया था लैंड का, वो क्या हो गया है, छोटा हो गया है। नेक्स्ट है आपका सेमी कॉमर्शियलाइज्ड फार्मिंग। पूरी तरह से हमारा एग्रीकल्चर क्या कॉमर्शलाइज्ड नहीं है। तो एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ नाइदर फुल्ली कॉमर्शलाइज्ड मोर नॉर कम्प्लीटली subsistence in nature. It is a mixture of both and hence can be called semi-commercialized farming. Commercialized farming is one in which production is done primarily for sale in the market. A large part of non-food grain production is marketed in our country. On the other hand, subsistence farming is one where production is meant for self-consumption in India. Bulk of food grains production in meant of self-consumption by the farmers. Okay. नेक्स्ट फीचर्स है इसका डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। इसको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हमारा जो कृषि है, हमारी जो एग्रीकल्चर है इंडिया की, वो फुल्ली किस पर डिपेंड रहती है, बारिश पर। बरसात हो गई, मानसून अच्छा आया, फसलें अच्छी होगी, नहीं होगी तो, क्योंकि अभी तक भी कैनाल की फैसिलिटी सारी जगहों पर नहीं पहुंच पाई है। फिर है आपका फ्लक्चुएशन ऑफ एग्रीकल्चर
आउटपुट हमेशा क्या रहता है, फ्लक्चुएशन चलता है बिकॉज ऑफ गैम्बल ऑफ मॉनसून। हमारा जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, गैम्बल ऑफ मॉनसून। मॉनसून का जुआ है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर, तो अनसर्टेनिटी बनी भी रहती है, फ्लक्चुएशंस बने रहते हैं। कभी यहाँ पर बहुत अच्छी पैदावार हो जाती है, कभी यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हमारा जो कल का टॉपिक है वो होगा एग्रीकल्चर पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस। हम एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ के बारे में अब पढ़ेंगे।